दोस्तों, क्या हाल। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है चैप्टर 4 हिस्ट्री फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो हिस्ट्री का ये चैप्टर जिसमें कि फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में है, जंगल का जो सोसाइटी हुआ करता था, कॉलोनिज्म के बारे में है। तो पहला हम लोग का टर्म हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज दैट डिफॉरेस्टेशन इज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन जो होता था हम लोग का कि अगर पेड़ों को जब काटा जाता था तो इनडिस्क्रिमिनेटली इन अ फॉरेस्ट एरिया। तब क्या होता था, इनडिस्क्रिमिनेटली होता था फॉरेस्ट एरिया में। अंडर द कॉलोनियल रूल इट बिकम वेरी सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव। कॉलोनियल रूल होने की वजह से क्या हो गया ना ये काफ़ी सिस्टमेटिक हो गया और आपका एक्सटेंटिव हो गया। एक सेकंड गाइस। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन का इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या था। पहला है हमारा एक सेकेंड गाइस। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द सेंचुरीज। अब क्या था कि जो पॉपुलेशन था हमारा वो इंक्रीज करता था ओवर सेंचुरीज, मैंने सेंचुरी एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप। अब खाने का जो डिमांड था वो बढ़ गया। एंड पीसेंट एक्सटेंड द बाउंड्री ऑफ कल्टिवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट। अब पीसेंट क्या किया, अपना बाउंड्री को एक्सटेंड करने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फॉरेस्ट को भी क्लियर किया उन्होंने। फिर सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे द ब्रिटिश इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। अब ब्रिटिश क्या किए, इनकरेज करना स्टार्ट किए, प्रोडक्शन करना स्टार्ट किए कमर्शियल क्रॉप्स। जैसे आपका एक सेकेंड गाइस, जैसे आपका कमर्शियल क्रॉप्स हो गया लाइक जूट, शुगर, वेट एंड कॉटन फॉर देयर इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल। तो ये जूट, शुगर, वेट और जो कॉटन है इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते थे। ये तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे द ब्रिटिश थॉट दैट forests were unproductive land as they yielded no revenue nor agriculture produce। ब्रिटिश ऐसा सोचा करते थे कि फॉरेस्ट जो हमारा होता है वो अनप्रोडक्टिव लैंड है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दे यील्डेड नो रेवेन्यू। इसमें ना कोई आपका रेवेन्यू है और ना ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर भी प्रोड्यूस नहीं था। कल्टिवेशन वाज व्यू एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। कल्टिवेशन को उस टाइम में आपका विकास का सिग्नेचर माना जाता था या साइन माना जाता था। फिर चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे ओआक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वेयर डिसअपेयरिंग। अब क्या था कि जो ओआक का जो फॉरेस्ट है इंग्लैंड में वो गायब होते जा रहा था। देयर वॉज नो टिम्बर सप्लाई फॉर द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। अब उसमें क्या था कि कोई टिम्बर सप्लायर नहीं था शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, फिर हमारा था फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया वेयर यूज टू मेक शिप फॉर द रॉयल नेवी। अब क्या है कि जो FRI था, फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो जहाज बनाने लगी किसके लिए, रॉयल नेवी के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ। स्प्रेड ऑफ रेलवे रिक्वायर टू थिंग। अगर देखिए उस समय क्या था कि अगर रेलवे को अपना साम्राज्य फैलाना था तो उसको दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता था। पहला है आपका लैंड टू बी क्लियर टू ले रेलवे ट्रैक्स। पहला तो आपको जगह क्लियर करना है जहाँ पे आप पटरी को बिछा पाए, और सेकेंड है आपका वुड एज अ फ्यूल फॉर लोकोमोटिव एंड फॉर रेलवे लाइन स्लीपर्स। वुड जो था उसमें लकड़ी, उसको लोकोमोटिव का जो फ्यूल था उसके लिए यूज़ करें, या फिर हमारा हो सकता है फॉर द रेलवे स्लीपर्स, जो रेलवे लाइन का जो स्लीपर्स है। अभी भी उस समय क्या होता था, अभी तो सीमेंट का हो गया, बीच बीच में जो पट्टी आपका होता है जिसका ऊपर आपका लोहा रखा रहता है उसके ऊपर पहले लकड़ी यूज़ हुआ करता था। फिर हम लोग देखेंगे थर्ड लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वेयर क्लियर फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन। तो जो हम लोग का सबसे ज़्यादा लार्ज एरिया था नेचुरल फोर्सेस का, उसको क्लियर किया गया था टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबर प्लांटेशन के लिए। दस लैंड वाज गिवन टू प्लांटर्स एज चीप रेट। अब क्या हुआ, जो प्लांटर्स थे उनको क्या किया, सबसे कम रेट में वो जगह प्रोवाइड कर दिया गया। फिर आता है आपका कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होता है, ब्रिटिश वेयर वरीड दैट यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल एंड रिकलेस स्पिलिंग ऑफ ट्री बाय ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। अब ब्रिटिश को चिंता होने स्टार्ट हो गया किस बारे में, जो वहाँ के लोकल पीपल थे और रेकलेस फीलिंग जो रखते थे ट्रेडर्स, जो कि डिस्ट्रॉय करते थे फॉरेस्ट को। हैंस इन्वाइटेड जर्मन एक्सपर्ट। इनका एक जर्मन एक्सपर्ट को क्या क्या ब्रिटिश ने इन्वाइट किया, जिसका नाम था डाइटरीज ब्रांडिस एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो फॉरेस्ट इन इंडिया में क्या किया, जब ब्रिटिश ने देखा कि हाँ भैया काफ़ी गंभीर मामला है, तो जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया गया जिनका नाम था डाइटरीज ब्रांडिस। ये पहले इंस्पेक्टर जनरल थे फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के। अब क्या हुआ कि ब्रांडिस सेटअप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। ब्रांडिस ने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को रखा कब, 1864 में, एंड हेल्प टू फॉर्मुलेटेड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अब क्या किया उन्होंने, हेल्प करा किस चीज़ में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 को बनाने में। द
Imperial Forest Research Institute was set up in देहरादून in 1906. Imperial Forest Research Institute उन्होंने बनाया देहरादून में 1906 में. फिर आपको उसके बाद क्या किया इन्होंने, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज टॉट देयर. साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में वहाँ पे सिखाया जाता था. इन द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिस्टम फॉरेस्ट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री वे रिप्लेस बाय द प्लांटेशन. अब क्या था कि जो हमारा जंगल था वो क्या था, बहुत सारे ट्री से डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री वे रिप्लेस, बहुत सारा चीज़ से रिप्लेस था बाय द प्लांटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड इज फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स वे आर मेड बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल. अब क्या था कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो प्लान्स था वो बनाया गया था किसे, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा. दे प्लांट हाउ मच ऑफ द फॉरेस्ट हैड टू कट एंड हाउ मच टू बी रिप्लांटेड. कितना काटना है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लोगों के दिमाग में था, और कितना फिर से बनाना है ये भी उसके दिमाग में था. दोनों चीज़ उन्होंने प्री प्लान करके चला था. एक्चुअली में यहाँ प्लान लिखा लेकिन होना चाहिए प्री प्लान्ड. ठीक है. अब क्या हुआ कि फॉरेस्ट एक्ट को बहुत मतलब 3 बराबर भाग में बांटा गया. पहला देखिए रिजर्व फॉरेस्ट है, सेकंड है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, तीसरा विलेज फॉरेस्ट. तो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट को आप एक साथ ही ले सकते हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो पहला देखिए रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता था, दीज वे आर द बेस्ट फॉरेस्टेस, विलेजेस कुड नॉट एंटर दिस फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट में क्या था कि गाँव वाला कभी एंट्री नहीं मार सकता यहाँ पे, यही सबसे बड़ी बात है. और सेकेंड आपका प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट जहाँ पे, और विलेज फॉरेस्ट में क्या था, विलेजर्स को टेक वुड फॉर फ्यूल एंड हाउस बिल्डिंग फ्रॉम हेयर. पहले क्या होता था कि गांव का, जब ब्रिटिश के टाइम में क्या था, जो गांव में मकान बनता था, कुछ भी बनता था लकड़ी का होता था, और लकड़ी से वो लोग का ईंधन जो होता, फ्यूल को हम लोग हिंदी में ईंधन बोलते हैं, ईंधन का काम मिलाता था लकड़ी को. तो यहाँ से वो लोग ईजिली क्या करता था, वुड लेके चला जाता था अपने घर पे और उसी से अपना घर बनाता था. इससे क्या नुकसान हुआ तो हम लोग देखेंगे आगे. फॉरेस्ट रूल्स एंड कल्टीवेशन. अब क्या हो गया कि फॉरेस्ट रूल और कल्टीवेशन को इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि ये सारा चीज़ होना स्टार्ट हो गया. शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर वाज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका. शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर था जिसको आपका बहुत सारा पार्ट्स में, जैसे आपका एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका, ये सब में प्रैक्टिस किया जाता था. द कॉलोनियल फॉरेस्टर डिड नॉट फेवर. अब क्या था कि कॉलोनियल फॉरेस्टर था, इसके लिए कोई फेवर नहीं करता था. एंड दिस सिस्टम हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट. अब यही सिस्टम क्या हुआ कि इसको डिफ़िकल्ट बना दिया गवर्नमेंट के लिए टू कैलकुलेट टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए. इन एडिशन द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सॉ इट इन डेंजर. अब क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट ऑफिशियल था इस सब डेंजर में था, उसका जो डेंजर ऑफ फायर एंड ऑल्सो नॉट रिस्क कुड ग्रो ऑन दिस काइंड ऑफ लैंड. कोई भी पेड़ क्या था हमारा इस तरह का धरती पे नहीं उगाया जा सकता था फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर आता आपका हंटिंग एंड फॉरेस्ट लॉ. अब ये क्या था कि द फॉरेस्ट लॉ फॉरबिड द विलेजर्स फ्रॉम हंटिंग इन द फॉरेस्ट्स बट इनकरेज हंटिंग एज अ बिग स्पोर्ट. फॉरेस्ट ऐसे फॉरबिड था विलेजर्स के लिए, हंट करते थे वो लोग, बट इसको एक बिग स्पोर्ट के तौर पे लिया गया. दे फेल्ट दैट द वाइल्ड एनिमल्स वे आर सेवेज एंड वाइल्ड एंड प्रिमिटिव जस्ट लाइक द इंडियन सोसाइटी. ठीक है. एंड इट वॉज देयर ड्यूटी टू सिविलाइज देम. ठीक है. हंटिंग एंड फॉरेस्ट्री लॉ का बनाने का मकसद बस इतना ही था. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे न्यू ट्रेड एंड न्यू एम्प्लॉयमेंट. ये क्या चीज़ था, न्यू अपॉर्चुनिटी ओपन इन अ ट्रेड एज अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट्स. अब क्या हुआ कि नया अपॉर्चुनिटी जब आया तो ऐसा ट्रेड लिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि उन्होंने क्या पूरा कंट्रोल ले लिया जंगल का. एग्जांपल है आपका मोंद्रिशु पीपल ऑफ ब्राज़ीलियन अमेजोन. जो मोंद्रिशु पीपल थे ब्राज़ील अमेजोन के, उसके बारे में. उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे विथ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस ट्रेड वॉज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. जब हम लोग का कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था उसे ट्रेड कम्प्लीटली बनाया गया था, उसको रेगुलेट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. फिर हम लोग देखेंगे मेनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स वे आर गिवन द सोल राइट टू ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट और पर्टिकुलर एरिया. बहुत सारा यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स था जो उसका क्या हुआ सोल राइट ले लिया, किस चीज़ के लिए, ट्रेड करने के लिए. कहा फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर एरिया, कि हाँ हम इस पर्टिकुलर एरिया में अपना ट्रेडिंग करेंगे. ठीक है. अब क्या हुआ, मेनी पास्टोरियल कम्युनिटी लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लिवहुड. बहुत सारे पास्टोरियल कम्युनिटी थे, वो लोग अपना क्या था जो असली मीनिंग था लिवहुड का वो भूलते जा रहे थे. न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव वेलबींग फॉर द पीपल. ये क्या था कि एक नया अपॉर्चुनिटी था काम का जो कि
आपका इम्प्रूव या वेल बीइंग नहीं था पीपल के लिए। फिर आता है फॉरेस्ट रिविलियंस। तो फॉरेस्ट रिविलियंस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिबल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इम्पोज्ड अपॉन देम। फॉरेस्ट कम्युनिटीज ऐसा था कि ये लोग रिबल थे। किस चीज़ के लिए रिबल थे? ये लोग मतलब जो चेंजेस होता था इम्पोज करते थे उसके द्वारा। द पीपल ऑफ बस्तार वेयर वन सच ग्रुप। इसमें से एक मतलब जो लोग हुआ करते थे बस्तार के, उसमें से एक ग्रुप इनका था। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय धुरवास ऑफ कांगार फॉरेस्ट। अब क्या था कि इनिशिएटिव को लिया गया था धुरवास कांगार के लिए, एंड रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस। ठीक है, तो यही पहला हम लोग का रिजर्वेशन यहाँ से लिया गया। फिर हमारा है द ब्रिटिश सेंड द ट्रूप्स टू सरप्राइज द रिबिलियंस। तो ब्रिटिश को सेंड किया गया। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। द ब्रिटिश सेंड ट्रूप्स टू सप्रेस द रिबिलियन। ब्रिटिश ने ट्रूप्स भेजा, यहाँ आप थोड़ा रिबिलियन लोगों को दबाया जाए। इट टुक देम द 3 months टू रीगेन कंट्रोल। 3 महीना से ज़्यादा हो गया उसको कंट्रोल लेने में ब्रिटिश को। अ विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ बस्तार वॉज द वर्क ऑन द रिजर्वेशन वॉज सस्पेंडेड। अब क्या हुआ कि लोगों का जो जीत था बस्तार का, उन्होंने वर्क किया किस पे? रिजर्वेशन वॉज सस्पेंडेड। उनका जो रिजर्वेशन था वो सस्पेंड हो गया। एंड द एरिया वॉज रिड्यूस टू हाफ। अब एरिया हो गया हमारा आधा। चेंजेस इन जावा। क्या चेंजेस हुए जावा में? द कलांगास द रोज इन रिबिलियंस अगेंस्ट द डच इन 1770 बट देयर अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड। तो वो उठे किसके अगेंस्ट? किसके? डच के इन 1770 में, बस देयर अपराइजिंग और सप्रेस्ड। उनका जो ऊपर उठना था उनको दबा दिया गया। साइंटिफिक फॉरेस्ट इन जावा, इसके बारे में जानेंगे। द फॉरेस्ट लॉ वेयर इन एक्टेड इन जावा। ठीक है, द विलेजर रेसिस्टेड दिस लॉ। विलेजर्स सबसे ज़्यादा रेसिस्ट करते थे इस चीज़ को। द फॉरेस्ट टिम्बर वॉज यूज्ड फॉर शिप एंड रेलवे स्लीपर्स। तो फॉरेस्ट का जितना भी टिम्बर था उसको यूज़ किया जाता था शिप्स के लिए, रॉयल नेवी बोल लीजिए उस टाइम के लिए जो ब्रिटिश की हुआ करती थी, या रेलवे स्लीपर्स के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट है द डच गवर्नमेंट यूज्ड ब्लैंक डाउन डेंस्टन सिस्टम फॉर एक्सट्रैक्टिंग फ्री लेबर फ्रॉम द विलेजर्स। अब क्या किया कि डच गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया इतना चीज़ हो रहा है तो हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक डॉस्कन सिस्टम बना देते हैं, जिसमें क्या था, एक्सट्रैक्ट करते थे लोग फ्री लेबर को। कहाँ से? गांव से उठा लेते थे फ्री का लेबर। फिर हमारा है सामिन्स मूवमेंट। ये क्या था सामिन मूवमेंट्स? सामिन ऑफ रेंडू ब्लैंटेंग विलेज, अ टिक फॉरेस्ट विलेज, क्वेश्चन द स्टेट ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट। कि हाँ भैया मेरा स्टेट का जो फॉरेस्ट है उसका हम लोग का ऑनरशिप का क्या हाल है। तो वाइड स्प्रेड मूवमेंट स्प्रेड। अब क्या हुआ, ये मूवमेंट जो है पूरा फैल गया। दे प्रोटेस्टेड बाय लाइंग ऑन द ग्राउंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट। अब क्या के वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे लेट के, जबकि डच आए सर्वे करने के लिए। एंड रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस एंड परफॉर्म लेबर। पहला तो वो करते मतलब जो टैक्स था वो बोल दिए कि हम नहीं चुकाएंगे और लेबर परफॉर्म नहीं करेंगे, कि एज ए लेबर हम काम नहीं कर सकते। फिर हमारा आता है वर्ल्ड वॉर्स एंड डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ दैट? द वर्ल्ड वॉर्स हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट। वर्ल्ड वॉर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था फॉरेस्ट के ऊपर। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट फ्रीली टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या किया, काट दिया गया जो आपका ब्रिटिश डिमांड से मिल पाए। द डच फॉलो द स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स। ठीक है, डच ने क्या क्या फॉलो किया, अर्थ पॉलिसी जो था, जो कि डिस्ट्रॉय कर रहे थे मिल्स, बर्निंग लॉग्स ऑफ टीक, सो द जापानीज कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट। अब जापानीज को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। द जापानीज फोर्स द विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट्स व्हेन दे ऑक्यूपाइड द एरिया। अब जापानीज फोर्स करने लगे गाँव वालों को कि भैया हम इस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, आप मेरे लिए यहाँ का फॉरेस्ट को काटेंगे। फिर हमारा आता है न्यू डेवलपमेंट्स। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक सेकेंड। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज नाउ बिकम द फोकस। अब क्या हो गया कि पहला तो आपको कंजर्वेशन करना है, फिर प्रिजर्वेशन करना है, देखना और रखवाली, दोनों चीज़ें। ये फॉरेस्ट का नया फोकस हो गया था रेदर देन टिम्बर। ठीक है, टिम्बर बनने से ज़्यादा। इट हैज़ ऑल्सो रियलाइज दैट इफ फॉरेस्ट आर टू सर्वाइव। अब एक चीज़ और यहाँ पर रियलाइज़ किया गया कि अगर फॉरेस्ट को सर्वाइव करना है तो लोकल कम्युनिटी नीड टू बी इन्वॉल्व। तो लोकल कम्युनिटी को इसमें मिलना होगा। देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल इन इंडिया वेयर कम्युनिटीज आर कंजर्विंग फॉरेस्ट इन सैक्रेड ग्रुप्स।
बहुत सारे एग्जाम्पल है इंडिया में जहाँ पे कम्युनिटी क्या हो गया, कंजर्विंग फॉरेस्ट हो गया इसके, कहाँ पे सेक्रेट ग्रोव्स में, एंड दिस लुकिंग आफ्टर इज डन बाय ईच मेंबर ऑफ विलेज। आप ये सारे चीज़ को देखे गए, ठीक है, ईच मेंबर ऑफ विलेज ने देखा एंड एवरी वन इज इन्वॉल्व, सब इसमें इन्वॉल्व थे आपको। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।